आइए सुनते हैं संगीता झा जी की कहानी बाबूजी बनाम राक्षस। बात सिर्फ इतनी सी थी, इतनी ही तो। तब मैं हम थी, अब मैं हूँ। तब सारा संसार, दुनिया, सब कुछ हमारा था। अब मैं एक घर में रहती हूँ, बड़ा सा घर, बगीचा, बड़े बड़े सुसज्जित कमरे। पर यहाँ ना तो हम हैं, न हमारी वो दुनिया। अक्सर सन्नाटा गोल गोल मेरे इर्द गिर्द घूमता, प्राण उमेटता और फीकी रौनक सी मुस्कान मुंह से पुराने स्वेटर सी उधेड़ता बिखर जाता है। रह रहकर पुरानी मुन्नी दिल के द्वार खटखटाकर सामने खड़ी हो जाती है। अपने शहर जाने पर लगता कुछ भी तो नहीं बदला, सब कुछ वैसा जैसे मुन्नी ने जाना। बार बार याद किया गांव की धूल और गर्द भरी शामें, ऊपर एक नीला आकाश, वृक्षों की मैली पत्तियां, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, पगडंडियां। आश्चर्य, सब कुछ वैसा ही जैसा छोड़कर गई थी। केवल यातायात का प्रवाह बढ़ गया है। उसके गांव में भी मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर का तो जैसे मेला लग गया है। कहाँ तो आई थी अपना वो सब कुछ ढूंढने जो पीछे छूट गया था। धीरे धीरे अंदर हताशा रेंगने लगती है। नहीं, वो हताश नहीं होगी। वो अपने अंदर की मुन्नी को किसी हाल में भी खोने नहीं देगी। बड़ी मुश्किल से अपने रंग बिरंगे महानगर से कुछ समय निकाल कर आई है। ग्रहों की सतह पर भी अपने माँ पिंडों से छूटने के निशान कभी भरते नहीं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि समय बीतने के साथ उनके ऊपर और आजू बाजू नई चिमड़ी आ जाती है और फिर हर निशान पर नई बस्ती उग जाती है। पर जननी तो जननी है। मुन्नी थी, है और रहेगी। केवल उसे मुन्नी बनाने वाले अब इस दुनिया में नहीं हैं। जितना याद करने की कोशिश करती है, सब कुछ पुराने लोगों से ही सुना था। कुछ दादी तो कुछ छोटे चाचा जो मुन्नी के बड़े अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। कुछ यादें तो रेवा बुआ के पिटारे से थीं, तो कुछ बड़ी बुआ की यादों की गठरी से, जिन्हें आज तक उनकी मुन्नी सीने से लगाए हुए है। ये मुन्नी भी तो अब बुआ, चाची, मामी बनी हुई है, लेकिन दूसरी मुन्नी बनने में नाकाम रही है। लोगों से सुना था अम्मा बाबूजी का विवाह उस समय यानी 1962 के अन्य विवाहों की तरह एक समझौता था। अम्मा को बाबूजी से कभी प्यार नहीं मिला, पर संसार तो चलता है। संसार चला तो ठीक 9 महीने बाद मुन्नी यानी मेरा जन्म हुआ। बिना प्यार मिले बच्चे को भी माँ प्यार करती है, यही तो माँ है और कायनात की हर माँ है। साथ ही मैं अम्मा की पहली संतान भी थी, जिसने न केवल गर्भाशय के अंदर अम्मा को लात मारी थी, कितनी रातों को अपनी उपस्थिति से उन्हें जगाया था और तो और लेबर पेन जैसा भी उपहार दिया था। इस डिलीवरी की तैयारी अम्मा ने भी बड़े आलीशान तरीके से की थी। अम्मा शादी से पहले जो नौकरी करती थी उसकी उन्हें ग्रेच्युटी मिली थी। उन्हीं पैसों से अम्मा ने एक बड़े प्राइवेट नर्सिंग होम में मुझे जन्म दिया। लोचा ये हुआ कि मेरे पैदा होने से अम्मा बीएड का इम्तिहान नहीं दे पाईं। इससे मेरी पैदाइश स्वाभाविक रूप से अम्मा की नाराज़गी का कारण बनी हुई थी। उस पर से उस ज़माने में बेटी जो बाबूजी के लिए हास्य का कारण बन गई। भरे पूरे परिवार में सब बाबूजी को ताना मारने लगे कि भैया की तो बेटी हुई है। यही एक वाकया था जिसमें लगता था बाबूजी भी बेटों के समर्थक थे, पर यह भी मैंने अम्मा और मौसियों से ही सुना था। पैदा तो मैं अपने ननिहाल में हुई थी, पर बाबूजी छठी में भी नहीं आए। अम्मा का तो दिल टूट ही गया, एक कड़वाहट सी भी मन में भर गई। उसका असर हमारे रिश्ते में हमेशा रहा। दिल में मेरे हमेशा कसक रही, अम्मा अपने बेटों को ज़्यादा चाहती हैं। अम्मा को छठवें दिन की पूजा में अकेले बैठना पड़ा। 3 महीने तक जनक ने अपनी कृति को नहीं देखा। 3 महीने बाद चाचा मुझे और अम्मा को विदा कर लिवा लाए। जन्म के 3 महीने के बाद मुन्नी का सामना अपने जनक यानी बाबूजी से हुआ। मुझे तो याद नहीं, पर कल्पनाएं कहती हैं कि ज़रूर पाषाण पिघल गया होगा। शायद ऐसा ही हुआ। उसके बाद मुझे हमेशा छाती से लगाए रहते थे। उस गर्मी और उस एहसास को मैं आज तक बाबूजी के इस दुनिया से जाने के बाद भी महसूस करती हूँ। अम्मा बेचारी एक गाय की तरह घर के कामों में लगी रहती और मैं चुपचाप ज़मीन में बिछाए बिस्तर में। आते जाते कभी बुआ, कभी चाचा, तो कभी घर के नौकर मुझे गोद में ले लेते। बाद में फिर मैं अपनी परमानेंट जगह में। अम्मा की पहली प्रेगनेंसी की तरह कब मुन्ना पेट में आया, अम्मा को पता ही नहीं चला। इसका आभास तो अम्मा को तब हुआ जब वो उल्टियाँ करने लगीं, वो भी सुबह सुबह लगातार, जिसको हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। अब उस ज़माने में अल्ट्रासाउंड मशीन तो थी नहीं। डॉक्टर भी पेट छूकर और मरीज़ से पूछकर ही बताते थे कि बच्चा कब होगा। यहाँ तो मरीज़ अम्मा, जिसको कब सुबह कब शाम का ही पता नहीं, कोलू के बैल की तरह काम में मशगूल। शायद परियां ही पेट में बच्चा डाल जाती थी, ऐसा अम्मा हमें बताती थी जब हम पूछते थे, अम्मा बच्चे कैसे पेट में आ जाते हैं? तो पागल मुन्नी पूछती, परियों से कहो ना मुझे भी एक प्यारा सा मेरा बच्चा दे दे जो शुशु पॉटी ना करे। अम्मा ज़ोर से डांट लगाती, पागल कहीं की, कहीं बच्चों के भी बड़े जैसे पेट होते हैं? छोटे से पेट में परियां बच्चे नहीं रख सकती।
मुन्नी ने सालों अपने पेट के बड़े होने का इंतज़ार किया। मुन्नी 5 महीने की थी तब मुन्ना अम्मा के पेट में आ गया। सो मैं मुन्नी नौकरों चाकरों बुआ चाचा के बीच, लेकिन माँ के दूध और प्यार से वंचित बड़ी होने लगी। मैं 10 महीने में ही सारी बातें कर लेती थी। इधर उधर दौड़ती, अम्मा की बातें समझती, अम्मा को कभी बेलन तो कभी तौलिया पकड़ाती, शायद उनका काम ज़्यादा बिगाड़ती। फिर भी मेरी हंसी सबका मन मोह लेती थी, ऐसा मैंने लोगों से सुना था। अम्मा की सारी जमा पूंजी मुझे पैदा करने में ख़त्म हो गई थी। दूसरे बच्चे को लेकर डरने लगी थी कि कैसे सब होगा, ये चिंता उन्हें खाने लगी थी। गांव से आजी यानी मुन्नी की दादी आई हुई थी। जब वो वापस जाने लगी तो अम्मा ने भी उनके साथ जाने की जिद पकड़ ली। वहाँ तो दाई जिंदाबाद। कहाँ तो लोग इलाज कराने गांव से शहर आते थे और यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही थी। बाबूजी ने एक बार फिर उन्हें नहीं रोका, लेकिन हर बार की तरह दुनिया से बेखबर बिना अंजाम की चिंता किए अपनी मुन्नी को अपनी छाती से चिपकाकर ज़बरदस्ती रोक लिया। वैसे भी मैं अम्मा की अनचाही संतान थी, सो उन्हें शायद ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसा मेरी सोच है। बुआ चाचा की भी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी, सब चले गए। बाबूजी और उनकी मुन्नी यानी मैं घर पर नौकरों के साथ रह गए। बाबूजी सुबह उठ दूध की कई बोतलें भर देते, बाहर से ताला लगाकर प्लांट चले जाते, नौकर दूध की डेयरी पर जाते। इतने बड़े परिवार को पालने के लिए नौकरी के अलावा दूध की डेयरी भी बाबूजी को चलानी पड़ती थी, जिसकी नौकर देखभाल कर लेते थे। घर पर रह जाती थी 10 महीने की मुन्नी और उसकी बोतलें। जब भी मुझे भूख लगती उन्हीं बोतलों में से एक बोतल मैं मुंह से लगा लेती। घर की एक चाबी पड़ोसन चाची पटेल के पास थी, वो बाबूजी को बिना बताए चुपचाप मुझे कभी कभी दाल चावल खिला देती। इसी तरह कई दिन बीत गए। बाबूजी को किसी महापुरुष ने बताया था कि बच्चों को अगर 5 सालों तक सिर्फ दूध पिलाया जाए, अन्न से दूर रखा जाए, तो बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ होता है। बस फिर क्या, मुन्नी तो दूध ही दूध से घिरी रहती थी। वहाँ गांव में बब्बा जी यानी मुन्नी के दादाजी को मुन्नी की बड़ी चिंता हुई। अपने बेटे के सनकीपन से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो गांव से सीधे मुन्नी के शहर आ पहुंचे। घर पर पहुंचकर दरवाजे पर बड़ा सा ताला देखकर अवाक रह गए। बाजू वाली आंटी के पास चाबी लेने पहुंचे तो बब्बा जी को धिक्कारने लगी कि बेटे के बारे में तो पहले से ही पता था, कि पूरा परिवार ऐसा है ये नहीं पता था। बाबूजी भगवान से डरो, छोटी सी बच्चों को ताला लगा के जाता है आपका पगला बेटा, डर नहीं लगता उसे? अपनी बेटी से प्यारी लगती है मुझे मुन्नी। मैं बीच में देखने जाती हूँ तो चीची करके लिपट जाती है, पर कभी रोती नहीं। मेरी मानो तो आप अपनी मुन्नी को ले ही जाओ। बब्बा जी ने अब ताला खोल के देखा तो उनके तो जैसे होश ही उड़ गए। मैं मुन्नी अपनी ही पॉटी में दूध की बोतल मुंह में लगाए ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उन्होंने आओ देखा न ताओ और सीधे मिसेस पटेल को बोल अपनी नातिन मुन्नी को लेकर गाँव चले गए। गाँव जाकर उन्होंने अम्मा से कहा, आज से मुन्नी हमारी बेटी है और ये यहीं के गाँव में हमारे ही पास रहेगी। अम्मा तो अपनी हालत से लाचार थीं। उधर दूसरा बच्चा पेट में लाते मार रहा था। पहले ही सुध लेने की हिम्मत कहाँ थी। फीकी हंसी हंस दी। आज ही पहले झिझकी, लेकिन मुन्नी की हंसी से उनका मन मोह गया। बाकी कामों के लिए कचरा यानी घर की पुरानी नौकरानी थी ही। मुन्नी अब गांव में कचरा की बेटियों के साथ उसकी चौथी बेटी बनकर पलने लगी। कांता, शांता, वोचिल और मुन्नी। कचरा के लिए चारों बराबर थीं। गांव में मुन्ना पैदा हुआ। लड़के ने प्रसव दर्द भी भुला दिया। अम्मा की तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। जो अपमान और निराशा बेटी पैदा होने से हुई थी, मानो वो मुन्ना के जन्म से दूर हो गई। मुन्ना के जन्म को गांव में त्योहार की तरह लिया गया, क्योंकि वो खानदान का चिराग था। ये सब तो मुझ मुन्नी को घर के नौकरों ने बाद में बताया, कि जिससे भाइयों के प्रति एक जलन बचपने में लंबे समय तक बनी रही। अम्मा मुन्ना को लेकर शहर चली गई और मैं गाँव में ही सही मायनों में अपने माता पिता यानी आजी बब्बा जी के साथ रह गई। आजी की उम्र हो चली थी। मुन्नी तो उनका खिलौना थी। असल में तो मुन्नी को पालना कचरा की जिम्मेदारी थी। दो घरों की जिम्मेदारी संभालते हुए कचरा मुन्नी का लालन पालन किसी तरह कर रही थी। जब समय मिला नहला दिया, कभी खिला दिया। ज़्यादा समय तो भूखी मुन्नी को आजी गुड़ का ढेला पकड़ा देती। प्यार की कोई कमी नहीं थी। घर पर मुन्नी का ही राज चलता था। कचरा की बेटियां मुन्नी के पीछे दासियों की तरह चलती। मुन्नी चाचा के साथ खेत जाती, नौकरों को डांट लगाती। उसकी भोली बातें से सब बड़े खुश होते। दादा दादी को जीने का सहारा मिल गया था। कभी खेत से चना बूट लाती और अपनी सखियों में बांटकर गर्व महसूस करती। जिंदगी इसी तरह चल रही थी। इधर बाबूजी करीब 2 सालों तक अपनी जिंदगी, काम, डेयरी, भाई बहन, 2 बेटों में उलझे रहे। बब्बा जी से गुस्सा तो थे ही कि उनकी बेटी को लेके चले गए थे, अब पालो। एक क्षण को भी नहीं सोचा कि छोटी बच्ची को कैसे पालेंगे। खैर, ये उन दिनों की बात थी जब घर के बच्चे थे, तेरा मेरा कुछ नहीं था। आज डॉक्टर बनी मुन्नी सोचती है,
वो तो 1 घंटे भी अपनी बेटियों को कहीं रहने ना दे। गांव में मुन्नी के लिए प्यार इतना था कि शायद मुन्नी को कभी माँ बाप याद ही नहीं आए। एक दिन जन्मदाता बाबूजी को अपनी मुन्नी की बड़ी याद आई। सपने में मुन्नी बाबूजी कहकर पुकार रही थी। सीधे हमेशा की तरह बिना किसी को बताए गांव की तरफ निकल गए। ट्रेन से सिर्फ 5 घंटे का फासला था। स्टेशन से गांव का घर 3 मील दूर था। जल्दी जल्दी चलकर जैसे ही बाबूजी गांव के बड़े आलीशान बाड़े में पहुंचे, घर के फाटक के सामने 3 छोटी छोटी काली लड़कियां नंगी बैठी गुड़ खा रही थीं। बाल ऐसे उलझे थे मानो कंघी से दूर रहे हों, पैर फटे हुए, हाथ के नाखून बढ़े हुए। बंदर और इंसान के बच्चों में ज़रा सा फ़र्क। बाबूजी ने उन्हें बड़ी दया की नज़र से देखा और सोचा, ये तो कचरा की बेटियां हैं। वो तो उनकी राजकुमारी मुन्नी को पालने में अपनी बेटियों को भूल ही गई है। शहरों में ऐसे नौकर कहाँ मिलते हैं। एक तो ज़्यादा बेटियां गरीबी और ऊपर से मुन्नी कहाँ अपनी बेटियों की देखभाल कर सकती है बेचारी। बड़े उत्साह से दौड़कर अंदर आए और आजी से पूछा, माँ मेरी मुन्नी कहाँ है। आजी उसे प्यार और उत्साह के साथ बाबूजी को बाहर लाई और उन 3 नंगी काली बच्चियों की तरफ इशारा कर पूछा, पहचानो इनमें से तुम्हारी मुन्नी कौन है। बाबूजी के पैरों तले से तो ज़मीन खिसक गई। कांटों तो जैसे खून नहीं, कहाँ तो गुड़िया जैसी मक्खन सी प्यारी बिटिया की तस्वीर मन में बसाए आए थे, जैसा आसपास अपने दोस्तों के बच्चों को देखते थे। और तो और उनके अपने दोनों राजकुमार जैसे बेटे सबका मन मोह लेते थे। कहाँ तो पहचान भी मुश्किल थी कि कौन शांता, कौन कांता और कौन मुन्नी। बड़ी देर तक उन 3 लड़कियों को ध्यान से देखते रहे। अपनी तस्वीर मन में बिठाकर तुलना करने लगे कि किससे सबसे ज़्यादा उनके नाक नक्श मिलते हैं। अंदर एक सिहरन सी उठी और लगा माँ परीक्षा ले रही है, क्योंकि एक सा खाने साथ खेलने से उनके नाक नक्श में भी कोई फ़र्क नहीं था। उसके बाद वो दौड़ते हुए मुन्नी मुन्नी चिल्लाते घर के अंदर चले गए। बाहर तो अपना नाम उस अजनबी के मुंह से सुन मुन्नी डर कर सहम कर घर के एक कोने में छिप गई। उसे दादी की सुनाई हुई राक्षस और लाल परी की कहानी याद आई, जिसमें राक्षस परी के पंख नोचकर उसे एक पिंजड़े में बंद कर देता है। मुन्नी को उस अजनबी में राक्षस नजर आया, जो शायद उसका अपहरण कर उसे पंख नोचकर उसे कैद करने आया था। मुन्नी ने खुद को ऊपर के कमरे में अनाज की बोरियों के बीच छुपा लिया, जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। पूरे घर में मुन्नी की ढूंढाई हो रही थी और मुन्नी सारा दिन सहमे हुए चावल के बोरों के बीच चिपकी रही। बाबूजी के अंदर का पाषाण भी अपनी मुन्नी की हालत देखकर सहम गया था, लेकिन करे भी तो क्या। उन्हें तो मुन्नी के ना मिलने पर डर लगने लगा कि कहीं वो उसे खो ही ना दें। दोपहर कुछ देर सोए तो भी नंगी मुन्नी आसपास मंडराती रही, मानो कह रही हो, पहचानो मुझे कौन हूँ, मैं शांता, कांता या कोई और, या आपकी मुन्नी। बीच नींद से उठकर मुन्नी मुन्नी कहकर चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आए, लेकिन मुन्नी नहीं मिली। शायद दादी को पता था, पर उसे भी मुन्नी से वियोग नहीं बर्दाश्त था, इसीलिए मुन्नी को खोजने में उसने कोई मदद नहीं की। बाबूजी दिल में एक भारी बोझ लिए वापस शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते भर उनका दिल उन्हें मुन्नी के हाल के लिए कचोट रहा था, लेकिन इधर मुन्नी तो राक्षस के जाने से बड़ा जश्न मना रही थी। मुन्नी की खुशियों के पैमाने उन दिनों बड़े अलग से थे। जो प्यार करे वो उसका अपना। उसका परिवार तो उसके आजी, बब्बाजी, कचरा, मंगरू और घर के दूसरे नौकर थे, जिनके जिगर का वो टुकड़ा थी। उसे लाइट, पंखे, बिजली वाली ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं था। उसके सारे सपने भी उसी गांव और उसके आसपास ही उलझे हुए थे। जो छाती से लगा ले वो उसका अपना। बाबूजी के जाने के बाद उसने रो रो कर घर सर पे उठा लिया कि वो नहीं जाना चाहती। उसे राक्षस से डर लगता है। बचपन की यादों में ये भी धुंधला सा आज भी डॉक्टर सुनीता को याद है, लेकिन इस घटना की दिल में गहरी छाप तो बाबूजी की उन धमकियों से हुई, जो वो बाद में हमेशा अपनी मुन्नी को दिया करते थे कि अगर वो उसे गांव में ही रहने देते तो भी आज तक कचरा, शांता, कांता की भीड़ में खोई रहती। सुनीता डॉक्टर बनने के सपने कैसे देखती। आज भी पीछे देखने पर लगता है कि एक था बचपन और एक थे उसके बाबूजी। तो ये थी संगीता झा जी की कहानी बाबूजी बनाम राक्षस। सुनने के लिए धन्यवाद।